हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ विक्रांत शाही, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन इवोल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़े थे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इसमें मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप लोग को दे दिया था, बताया था कंजर्वेशन क्या होता है, ठीक। और फिर मैंने ये बताया था कि कंजर्वेशन हम लोग को किससे करना है, किस चीज़ को करना है, कंजर्व करना है। तो मैंने बताया था कि हम लोग को फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना है, कंजर्व करना है, ठीक। कंजर्वेशन का मतलब क्या था वो मैंने बताया था कि किसी भी चीज़ का ज्यूडिशियसली और वाइजली यूज़ करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजर्वेशन कहते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक, उसके बारे में बताया था, उसके रीजंस बताए थे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे, ठीक। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से ही क्या हो रहा है, फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ है वो किस पे आ जा रहा है, डेंजर में आ जा रहा है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि फॉरेस्ट किस तरीके से हमारे लिए एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और दूसरी चीज़ बात करें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि हम लोग अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में, पहले वाले टॉपिक के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया भी है, जिसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो है हमारे लिए एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, और किस तरीके से फॉरेस्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल है, उसके बारे में मैंने बताया था। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, और फिर हम लोग आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हमारा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो मैंने फॉरेस्ट के बारे में आपको बताया था कि फॉरेस्ट जो होता है आपका वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड और रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होता है। मतलब कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला नेचुरल रिसोर्स है वो कौन सा है, फॉरेस्ट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल रिन्यूएबल रिसोर्स अवेलेबल ऑन द अर्थ। यानी हमारे धरती पे सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला अगर कोई नेचुरल रिसोर्स है तो वो क्या है, फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। मीन्स एक बार इसको आप यूज़ कर लेते हैं तो अगेन ये क्या हो जाता है, रिन्यू हो जाता है। मीन्स अगेन ये आपके लिए फिर से तैयार हो जाता है आपके यूज़ करने के लिए, ठीक। तो फॉरेस्ट में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, एक बार फिर से रिकैप करते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, इट प्यूरिफाइज द एयर एंड कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। यानी ये क्या करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है और एयर पॉल्यूशन को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। एयर को क्या करता है, प्यूरिफाई करता है, और क्या करता है, कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यानी हमारे एयर को किस तरीके से प्यूरिफाई करता है। तो आपको पता है जो हमारे जितने भी ट्रीज़ होते हैं, जितने भी प्लांट होते हैं, वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बदले में हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके से ये एयर को प्यूरिफाई करने का काम करता है। और सेकंड, कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स या मोस्ट ऑफ द मशीन्स जो भी किसी भी तरह की एनर्जी पे काम करती है, उनसे जो निकलने वाला धुआं होता है, उनसे जो निकलने वाला स्मोक होता है, उसमें जो सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अलावा बहुत सारी हार्मफुल गैसेस भी होती है। तो हमारा फॉरेस्ट क्या करता है, इन हार्मफुल गैसेस को, खास करके जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बदले में हमको क्या दे देता है, ऑक्सीजन दे देता है। तो इस तरीके से हमारे लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड मैंने बताया था, इट रेगुलेट्स क्लाइमेट एंड हेल्प रेनफॉल। इट रेगुलेट्स क्लाइमेट, climate and increase rainfall, तो ये हमारे क्लाइमेट को रेगुलेट करने में जो फॉरेस्ट होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। इवन जो रेनफॉल होता है वो भी किसके वजह से होता है, फॉरेस्ट के वजह से ही होता है। फॉरेस्ट के होने की वजह से जो रेनफॉल में क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, अच्छी बारिश होती है उस एरिया में। तो ये भी एक रीज़न है हमारे फॉरेस्ट के इम्पॉर्टेंट होने के लिए, हमारे फॉरेस्ट के एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स होने के लिए। फिर मैंने बताया था, इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर। इट हेल्प्स इन रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर, रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर यानी ये क्या करता है, रिप्लेनिश करता है किसको, ग्राउंड वाटर को। किस तरीके से, जब रेनफॉल इंक्रीज करता है तो जो आपका ग्राउंड के नीचे जो वाटर टेबल होता है, ठीक, वो भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, और इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर होता है वो क्या होता है, रिप्लेनिश हो जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया था, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन एंड मेंटेन्स फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन and maintains soil fertility। यानी ये सॉइल इरोजन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, सॉइल इरोजन से सॉइल को बचाता है, ठीक, और क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है। तो किस तरीके से सॉइल को इरोजन से प्रिवेंट करता है, तो आपको पता है जितने भी पेड़ होते हैं या जितने भी ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, उनकी जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में काफ़ी अंदर तक गई हुई होती हैं। तो ये जो आपके रूट्स होते हैं वो ग्राउंड को क्या करते हैं, जो सॉइल को क्या करते हैं, कैप्चर करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक। इन केस ऑफ फ्लड आ जाता है या बहुत तेज़ बारिश आ जाती है तो
ये जो मिट्टी होती है वो क्या होता है, इसकी जड़ जो रहती है उसको पकड़ के रखती है, इसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाता है, इसकी वजह से वहाँ से वो खिसकता नहीं है। तो ये क्या करता है, इस तरीके से सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करता है। और सेकंड, जो सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखता है, आपके सॉइल को ये क्या करता है, कंप्लीटली कैप्चर करके रखता है। तो आपका सॉइल इधर से उधर क्या फ्लो नहीं कर सकता, इधर से उधर जा नहीं सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हो सकता है। तो चलिए और आगे देखते हैं। तो बच्चों अगले पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या करता है, फ्लड को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरीके से फॉरेस्ट भी हमारे लिए क्या एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट कंट्रोल्स फ्लड, कंट्रोल्स फ्लड। इसके बाद से नेक्स्ट मैंने आपको बताया था, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट टू अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड इंसेक्ट। यानी बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट के लिए क्या एक हैबिटेट है, उनका घर है। तो हैबिटेट फॉर प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट, यानी बहुत सारे प्लांट, एनिमल और इंसेक्ट के लिए क्या होता है, एक हैबिटेट है हमारा फॉरेस्ट। इसके बाद से हम लोगों ने देखा था, इट प्रोवाइड्स अस मेनी यूजफुल मटेरियल। ये हमको फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत सारे मेनी यूजफुल मटेरियल। तो बहुत सारे यूजफुल मटेरियल भी हम लोग को क्या करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि वुड है, रबड़ है, गम है, रेजिन्स है, नॉन एडिबल ऑयल्स है, बीड़ी लीफ है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग की यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं जो डायरेक्टली हम लोग को कहाँ से मिलते हैं, फॉरेस्ट से मिलते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस मेनी मेडिसिनल प्लांट। फॉरेस्ट क्या करता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी हम लोग को क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिनसे हमारी क्या बनती है, मेडिसिन्स बनती है। मोस्ट ऑफ आप लोगों ने सुना होगा जो आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं वो ज़्यादातर किससे बनती हैं, इन्हीं प्लांट से बनती है। फॉरेस्ट से मैक्सिमम जो श्रब्स हर्ब्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, आयुर्वेदिक दवाएं बनाते हैं। और हम लोग को क्या फ़ायदा है फॉरेस्ट से, तो इट प्रोवाइड मेनी प्रोडक्ट्स विच आर द सोर्स ऑफ स्टेडी इनकम फॉर ट्राइबल पीपल। तो ये जो हमारा फॉरेस्ट होता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हम लोगों को प्रोवाइड करता है जो कि हमारे ट्राइबल पीपल के लिए या उस फॉरेस्ट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी हो जाएगा, सोर्स ऑफ इनकम फॉर मेनी पीपल। तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, एक सोर्स ऑफ इनकम होता है हमारा फॉरेस्ट। तो ओवरऑल मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी, इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, समझाया था। एक बार फिर से मैंने आज रिवीजन करा दिया था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट करना ज़रूरी क्यों है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट बिकॉज लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट इन मोर देन वन वे। क्यों फॉरेस्ट को कंजर्व करना ज़रूरी है, क्योंकि जो लाइफ ऑन अर्थ है, ठीक है, वो बहुत सारे वेज में क्या करती है, हमारे इसी फॉरेस्ट पे क्या करती है, डिपेंड करती है। आवर लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट। तो बहुत सारे तरीक़ों से हमारी जो लाइफ है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करती है, इसीलिए फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना क्या है, ज़रूरी है। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। तो किस तरीके से हम लोग फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकते हैं, तो उसको ध्यान से देखिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वेज हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे हम फॉरेस्ट का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, हमारे वाइल्ड लाइफ का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन कर सकते हैं। These are the following methods which may be adopted to conserve forest। तो कुछ मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ जिनसे आप फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला आप जान लीजिए, ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स इन द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप। तो जो आपका ओवर ग्रेजिंग होता है उसको क्या कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग शुड बी स्टॉप्ड। तो
तो ओवर ग्रेजिंग से क्या होता है, बहुत सारे वेजिटेशन का क्या होता है, नुकसान हो जाता है। तो ओवर ग्रेजिंग को हमको क्या करना है, बंद करना है, ताकि जो फॉरेस्ट में जो वेजिटेशंस है, ठीक है, जो अदर वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है वो भी क्या कर सके, यूज़ कर सके। आप अगर अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्रेजिंग कराते हैं, ओवर ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, ये वेजिटेशंस खत्म हो जाते हैं, और जो बाकी के जानवर जो वहाँ पे जंगलों में रहते हैं उनके लिए वेजिटेशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ फिर क्या होती है, डेंजर में आ जाती है। इसीलिए हम लोग को ओवर ग्रेजिंग क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ओवर ग्रेजिंग स्टॉप करने से क्या होगा, हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन होगा। सेकेंड थिंग इज लार्ज स्केल कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट शुड बी स्टॉप, यानी क्या, डिफॉरेस्टेशन को बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज़ को क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, वहाँ से हटा दिया जाता है बहुत सारी यूजेस के लिए। तो जो लार्ज स्केल ऑफ कटिंग है जो फॉरेस्ट की, उसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इट मीन्स वी शुड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू कट अ फ्यू ट्रीज, प्लांट मोर ट्रीज इन देयर प्लेस। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कम से कम पेड़ों को हो सके तो काटना चाहिए, और अगर एक पेड़ काटते हैं उसकी जगह तो कम से कम 10 पेड़ हम लोगों को क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। तो जो सेकंड पॉइंट है जिससे हम कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कर सकते हैं वो क्या था, डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड। डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप्ड, यानी डिफॉरेस्टेशन को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। एंड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट, यानी जितने पेड़ों को हम काटते हैं उससे कहीं अधिक पेड़ों को हमको क्या कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। देखिए पेड़ों को काटना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे नीड्स हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जो डायरेक्टली कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। तो ज़रूरी है पेड़ों को काटना, ऐसा भी नहीं कि बिना पेड़ों को काटे काम चल सकता है, बट उतना ही काटना चाहिए जितना हमारी नीड हो। और अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह कम से कम हमको 10 पेड़ लगा देने चाहिए। तो इस तरीके से जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, बना रहेगा। थर्ड पॉइंट है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ का, वो क्या है, प्लांट मोर सीडलिंग ऑन द डिफॉरेस्टेड लैंड एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन टू डेवलप न्यू फॉरेस्ट। यानी जहाँ भी डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है, उसकी जगह पे हम लोग को क्या करना चाहिए, बहुत सारे और नए पेड़ों को लगाना चाहिए। और किस सीज़न में, रेनी सीजन में, ताकि वो अच्छे से वहाँ पे क्या कर सके, ग्रो कर सके, अच्छे से वहाँ पे क्या कर सके, डेवलप कर सके। वी शुड प्लांट मोर सीडलिंग्स ऑन द डिफॉरेस्टेड लैंड, यानी डिफॉरेस्टेड लैंड पे हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगाना चाहिए रेनी सीजन्स पे, ताकि वो नए फॉरेस्ट के रूप में क्या कर सके, ग्रो कर सके। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिखता हूँ, प्लांट मोर सीडलिंग्स ऑन द plant more trees on the deforested land in rainy season to form new forest यानी आप क्या करते हैं, जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में ट्रीज़ की कटिंग करते हैं, तो वो जगह जो खाली हो जाती है उसकी जगह पे हम लोग को क्या करना चाहिए, नए पेड़ों को लगाना चाहिए रेनी सीजन्स में, ताकि आगे चल के वो एक नए फॉरेस्ट का रूप क्या कर सके, ले सके। इसके बाद से अगला पॉइंट जिससे हम फॉरेस्ट का कंजर्वेशन कर सकते हैं वो क्या है, वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व बाई प्लांटिंग सीडलिंग्स इन लार्ज नंबर। यानी हम लोग को क्या करना चाहिए, वन महोत्सव सेलिब्रेट करना चाहिए, वन महोत्सव प्रैक्टिस करना चाहिए, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करते हैं, लगाते हैं। किस लिए, ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, फॉरेस्ट को ग्रो करने के लिए। वन महोत्सव शुड बी ऑब्जर्व प्लांटिंग सीडलिंग्स इन लार्ज नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वन महोत्सव शुड बी सेलिब्रेटेड, यानी वन महोत्सव शुड बी सेलिब्रेटेड, प्रैक्टिस्ड। तो वन महोत्सव होता क्या, वन महोत्सव होता है जिसमें एक फेस्टिवल की तरह इसको हम लोग मनाते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारी ट्रीज़ को क्या करते हैं, लगाते हैं, नए नए प्लांट्स, नए और ट्रीज़ को क्या करते हैं, उनके सीड्स को लगा देते हैं, ताकि वो आगे चल के नए फॉरेस्ट के फॉर्म में क्या कर सके, ग्रो कर सके। इसके बाद से जो नेक्स्ट पॉइंट जिससे हम फॉरेस्ट का क्या कर सकते हैं, कंजर्वेशन कर सकते हैं, वो क्या है, फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड। फॉरेस्ट फायर मस्ट बी चेक्ड। तो कई बार क्या होता है, नेचुरल वेस्ट से भी जंगलों में आग लग जाती है, तो उसको तो रोकना मुश्किल है, क्योंकि
उसको रोकना मुमकिन नहीं है, बिकॉज वो कब सडनली कैसे हो जाता है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग को नहीं पता होता है। बट कई बार क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट फायर होते हैं ये मैन मेड मिस्टेक्स की वजह से होते हैं, हमारी वजह से हो जाते हैं। कई बार हम लोग मजाक मस्ती में कई बार जंगलों में आग लगा देते हैं, या कभी हमारी गलती की वजह से आग लग जाता है, तो उसको हम लोग को क्या करना है, रोकना है। बिकॉज जब जंगल में आग लगती है तो बहुत तेज़ी से क्या करती है, फैलती है, तो इससे बहुत सारा वेजिटेशन नुकसान हो जाता है, बहुत सारे ट्रीज़, बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो डेंजर में आ जाती है। अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और काफ़ी टाइम तक वो चला था, उसमें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स की डेथ हो गई थी, बहुत सारे ट्रीज़ उसमें जल गए थे। तो ऐसे बहुत सारा नुकसान होता है, तो उसको फॉरेस्ट फायर को हम लोग को क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए। यानी किसी भी वजह से फॉरेस्ट में आग ना लगे, इसको हम लोग को प्रॉपरली क्या करना है, देखना है, चेक करना है, ताकि हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का क्या हो सके, कंजर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो फॉरेस्ट को हम लोग को किससे प्रोटेक्ट करना है, इंसेक्ट और पेस्ट से। इंसेक्ट और पेस्ट क्या करते हैं, हमारे फॉरेस्ट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, हमारे प्लांट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, हमारे ट्रीज़ को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। तो फॉरेस्ट को बचाने का एक तरीका है पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने फॉरेस्ट को इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जो हमारे फॉरेस्ट को हार्म पहुँचाते हैं। तो फॉरेस्ट मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट्स। यानी जो इंसेक्ट होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं और बाकी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को, ट्रीज़ को क्या करते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, तो इनसे हमारे फॉरेस्ट को क्या करना है, हम लोगों को बचाना है। और किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो वी शुड कंजर्व एयर, लैंड एंड वाटर। तो एयर, लैंड और वाटर को, एयर, लैंड एंड वाटर, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेस्ट को ही आपको कंजर्व करना है, जब आप अपने एयर को, लैंड को, वाटर को भी कंजर्व करेंगे तो इनडायरेक्टली आप किसको कंजर्व कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं एयर, लैंड एंड वाटर और जो आपका फॉरेस्ट है एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। आपके लैंड पे ही आपका फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट को वाटर की ज़रूरत होती है। इवन जो फॉरेस्ट होता है आपके एयर को प्यूरिफाई करता है, और फॉरेस्ट को भी बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस की ज़रूरत होती है, ठीक, और नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। तो जो सॉल्युबल नाइट्रोजन होता है सॉइल में, तो कई बार एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को बहुत सारी बैक्टीरिया और बहुत सारे तरीक़ों से वो कन्वर्ट हो जाता है सॉइल में सॉल्युबल नाइट्रोजन के, और अगेन प्लांट या फॉरेस्ट उसको क्या करता है, यूटिलाइज करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जब आप एयर को, लैंड को, वाटर को कंजर्व करेंगे तो इनडायरेक्टली आप किसको कंजर्व कर रहे हैं, अपने फॉरेस्ट को कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ऑल एक्टिविटीज़ लीडिंग टू सॉइल इरोजन मस्ट बी स्टॉप। तो आपको जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो किससे आप एक्टिविटीज़ related to soil erosion must be stopped। यानी कोई भी एक्टिविटी जो सॉयल इरोजन से रिलेटेड हो, इस तरह की एक्टिविटी को आपको क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। बिकॉज सॉयल इरोजन से क्या होता है, जो आपका फॉरेस्ट होता है उसका सॉयल जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, एक जगह से दूसरी जगह खिसकना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से इनडायरेक्टली किसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे फॉरेस्ट के ऊपर, हमारे पेड़ों के ऊपर नुकसान पहुँचता है उसका। और क्या कर सकते हैं, while constructing dam, roads and mines all ecological factors must be considered। यानी जब हम लोग क्या बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, ठीक, और जो रोड्स बनाते हैं, ठीक, या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, इवन जब माइनिंग भी करते हैं, ठीक, माइनिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, इसके अलावा जब अदर कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं, देखिए जब भी हम डैम्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, या कोई भी अलग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो हमारे फॉरेस्ट का क्या होता है, बहुत सारा नुकसान होता है। एक लार्ज इकोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उसका क्या होता है, नुकसान होता है, वो डैमेज होता है। तो जब हम डैम्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, माइनिंग करते हैं, या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है कि कम से कम इकोलॉजिकल नुकसान हो, कम से कम इकोलॉजिकल डैमेज हो। बिकॉज इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा वेजिटेशन जो होता है वो नुकसान हो जाता है, बहुत सारा वेजिटेशन, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ जो होता है उसके ऊपर बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, डैम्स, रोड्स, माइनिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क को करना है, ताकि हमारे फॉरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव न पड़े। क्योंकि
इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारी लाइफ जो है किसके ऊपर सस्टेन करती है, इन्हीं फॉरेस्ट के ऊपर सस्टेन करती है। आप जो भी फूड खाते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहाँ से आता है, इन्हीं फॉरेस्ट से आता है। ठीक, आप जितने भी मैक्सिमम जो आपका फूड का सोर्स क्या है, दो ही सोर्स ही है आपके फूड के, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। तो प्लांट से जितने भी आपके फूड आ रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है। ठीक, और सेकंड जो एनिमल है तो उस एनिमल को भी जो फूड चाहिए होता है वो कहाँ से आता है, इन्हीं फॉरेस्ट से आता है। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, एनिमल्स की लाइफ, सबकी लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करती है, फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसीलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करना क्या है, ज़रूरी है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या क्या चीज़ें मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट मैंने बताया था कि ओवर ग्रेजिंग को क्या करना है, बंद कर देना, ओवर ग्रेजिंग को स्टॉप कर देना, बिकॉज इससे बहुत सारे वेजिटेशन का क्या होता है, नुकसान होता है। सेकेंड मैंने बताया था डिफॉरेस्टेशन शुड बी स्टॉप एंड वी शुड प्लांट मोर ट्रीज देन वी कट, यानी डिफॉरेस्टेशन को ख़त्म करना है, डिफॉरेस्टेशन को बंद करना है, और जितने भी पेड़ हम लोग काटते हैं उससे कहीं अधिक पेड़ हम लोग को क्या करना है, लगाना। The third point is plant more trees on the deforested लैंड इन रेनी सीजन्स टू फॉर्म न्यू फॉरेस्टेड, यानी जो भी डिफॉरेस्टेटेड लैंड है उसकी जगह पे हम लोग को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना है रेनी सीजन्स में, ताकि वो आगे चल के इन फ्यूचर किसके फॉर्म में हो जाए, नए फॉरेस्ट के फॉर्म में हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था वन महोत्सव शुड बी सेलिब्रेटेड और प्रैक्टिस। तो वन महोत्सव क्या होता है, इसमें हम लोग बहुत सारे प्लांट्स को, बहुत सारे ट्रीज को क्या करते हैं, लगाते हैं, ताकि वो आगे चल के फॉरेस्ट के फॉर्म में ग्रो करे। फॉरेस्ट फायर को चेक करना है, किसी भी वजह से आग ना लगे जंगलों में, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। फिर था प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी इंसेक्ट और पेस्ट से जितने भी हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, उससे अपने फॉरेस्ट को बचाना है। इसके अलावा एयर, लैंड और वाटर को भी कंजर्व करना है, बिकॉज व्हेन वी आर कंजर्विंग एयर, लैंड एंड वाटर, इनडायरेक्टली वी आर ऑल्सो कंजर्विंग आवर फॉरेस्ट। Next, what we will do is activities related to soil erosion must be stopped. All the activities which are directly or indirectly related to soil erosion must be stopped, because soil erosion से क्या होता है, हमारे फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। फिर था डैम्स, रोड्स, माइनिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो जब भी डैम्स, रोड्स, कंस्ट्रक्शन वर्क ये सारा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा नुकसान पहुंचाते हैं हमारे फॉरेस्ट को, वेजिटेशन को, उसके वाइल्ड लाइफ को। इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन का काम करें तो बहुत ज़्यादा डैमेज या बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने किसके बारे में बताई आपको, फॉरेस्ट के बारे में बताई थी, कि किस तरीके से फॉरेस्ट जो है हमारे लिए एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, उसका कंजर्वेशन करना क्यों ज़रूरी है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे। बाकी की सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।